हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी डीओ एसएल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है और सेमेस्टर 1 में जो आपकी एजुकेशन है हम उसे कवर कर रहे हैं। और ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा, ठीक है, जिसके हम ऑलरेडी चैप्टर 5 तक कवर कर चुके हैं सारी ही। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं चैप्टर 5 तक तो आप जल्दी से इन्हें चेकआउट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर नंबर 6 के बाद हमारी पूरी ही बुक कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप जल्दी से फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इधर उधर ना खो जाएँ और आप अपने स्टडी के साथ साथ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर पाएँ और पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर का नाम है शिक्षा तथा आरटीआई के विशेष संदर्भ में केंद्रीय, राज्य और प्रशासन की भूमिका। यानी हम मेनली इस चैप्टर में शिक्षा तथा आरटीआई जो होता है उसके संदर्भ में जो हमारी केंद्रीय है, राज्य और प्रशासन की भूमिका होती है उसको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग ये है कि शक्ति का विभाजन और विकेंद्रीकरण। जो शक्ति होती है उसका विभाजन किस तरह से हमारे देश में किया गया है और विकेंद्रीकरण क्या है। चलिए देख लेते हैं। संघ की विधायी शक्ति, पहले हम देखेंगे शक्ति का विभाजन किस तरह से। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं संघ की विधायी शक्ति। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन तीन सूची के माध्यम से किया गया है। यानी जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जो हमारी शक्तियां हैं उसको संघ शक्ति और राज्य शक्ति यानी संघ विधायिका और राज्य विधायिका के अंतर्गत बांटा गया है। अब इनको किस तरीके से बांटा गया है, यानी देखिए इसको बांटने के 3 तरीके थे। पहला है हमारा संघ सूची। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें केवल संसद कानून बना सकती है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा और परमाणु ऊर्जा जैसे विषय शामिल है। यानी जो संसद होती है वही, इसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर मुद्दे रखे गए हैं जिसमें सिर्फ संसद यानी जो केंद्र है वही कानून बना सकता है। जैसे कि हमारे सुरक्षा हो गई, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गई, मुद्रा हो गई और जो हमारे परमाणु ऊर्जा है उसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। अब होते हैं हमारे राज्य सूची। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें राज्य विधायिका कानून बना सकती है। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि और जल आपूर्ति जैसे विषय शामिल है। यानी इसमें सिर्फ राज्य जो है वो कानून बना सकता है और इसके अंतर्गत पुलिस हो गई, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गई, जल हो गया और आपूर्ति वाले विषय हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समवर्ती सूची। इसमें दोनों संघ और राज्य कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के कानूनों को कोई विरोधाभास होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। इसमें शिक्षा, वन, विवाह और दिवालियापन जैसे विषय शामिल हैं। यानी इसमें जो समवर्ती सूची होती है इसमें दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। यानी राज्य भी और जो संघ है वो भी दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी चीज़ पर राज्य और जो हमारा संघ है उसने कानून तो बना दिया, लेकिन ऐसा हो कि जो हमारे राज्य और संघ है उसमें बातचीत ना बने, किसी कानून को लेकर मतभेद हो जाए, तो जो संघ होगा उसका कानून मान्य होगा, ठीक है। जो राज्य होगा उसका कानून मान्य नहीं होगा। और इसमें जो मिलाकर कुछ विषय हैं जैसे कि शिक्षा का विषय हो गया जिसपे दोनों ही कानून बना सकते हैं, वन हो गए यानी पेड़ पौधे हो गए, हमारे विवाह हो गया और जो दिवालियापन होता है उसके अंतर्गत कोई भी इनमें से दोनों ही अपनी सलाह से इसके अंतर्गत कानून बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
विकेंद्रीकरण। अब देखेंगे विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि शक्ति और अधिकारों का निचले स्तर पर विभाजन। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो शासन को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है। यानी विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि जो शक्ति है, जो शासन है, उसका निचले स्तर पर बंटवारा कर देना, जो कि हमारे शासन को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है। किस तरह से, देखिए इसको हम पंचायती राज व्यवस्था से समझेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था को भी प्रणाली या त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। किस तरह से, त्रिस्तरीय प्रणाली। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। यानी जो हमारी पंचायत व्यवस्था होती है उसमें भी 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा होता है हमारा पंचायती समिति और तीसरा होता है हमारा जिला परिषद। अब हम इसी को डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो ग्राम पंचायत होती है वो बेसिकली निचले लेवल की होती है, सबसे नीचे वाली। चलिए देख लेते हैं। यह सबसे निचले स्तर की इकाई होती है और गांवों में प्रशासन का कार्य करती है, जिसमें पंच और सरपंच होते हैं। यानी ये जो है ये सबसे नीचे वाली होती है और ये गांवों में होती है, और इसके अंतर्गत पंच और सरपंच होते हैं, जो कि आपने मूवीज़ या फिर नाटक वगैरह में भी देखे होंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पंचायती समिति। यह मध्य स्तर की इकाई होती है जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। और जो पंचायती समिति होती है ये मध्य स्तर की होती है, ना नीचे वाली होती है ना ऊपर वाली होती है, और इसमें चुने जाने वाले जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट होती है हमारा जिला परिषद। यह सबसे उच्च स्तर की इकाई होती है और जिले के विकास कार्य की योजना बनाती है। यानी जो जिला परिषद होती है वो सबसे ऊपर की परिषद होती है और ये जो है ये पूरे जिले का कार्य करती है, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर एक गांव का करती है, ये कुछ गांवों का करती है और ये पूरे ही जिले का करती है। जिले में जितने भी गांव आते हैं सबकी रखरखाव यही करती है, ठीक है। अब आगे आप इसमें देखेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर हल करना। यह जनता की भागीदारी को बढ़ाता है और शासन को अधिक पारदर्शी बनाता है। यानी स्थानीय स्वशासन का अर्थ ही यह है कि जो एक स्थान के मुद्दे हैं उन्हें वहीं के वहीं हल कर देना या वहीं के वहीं उन्हें समाप्त कर देना। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सरकार है उसकी पारदर्शिता बढ़ती है और जो लोगों की भागीदारी होती है वो भी बढ़ती है, ताकि लोग अपने हिसाब से ताकि लोग अपने हिसाब से शासन कर सकें, अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकें। जैसे कि हम गांव के लेवल पर देख सकते हैं ग्रामीण पंचायत, और एक पूरे ज़िले के स्तर पर देख सकते हैं जिला पंचायत, जो स्थानीय स्वशासन का एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण के लाभ, कि विकेंद्रीकरण के क्या लाभ होते हैं। चलिए देख लेते हैं विकेंद्रीकरण के लाभ। पहला आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत जनता की भागीदारी। विकेंद्रीकरण से जनता की ये अधिक भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे शासन अधिक जमावेशी और पारदर्शी होता है। यानी ये जो है ये जनता की जो भागीदारी है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पारदर्शिता बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थानीय समस्याओं का समाधान। स्थानीय निकाय स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें इस समाधान के लिए उच्च कदम उठा सकते हैं। यानी देखिए अगर कोई पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर रहने, जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई जगह है, यहाँ पानी की समस्या है, लेकिन ये जो पानी है यहाँ पर पानी है बस, और यहाँ पर समस्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ये लोग रहते हैं इन्हें पता है कि अगर यहाँ पर पुल बना दिया जाए या फिर गड्ढा खोद के यहाँ पर नदी वगैरह बना दी जाए तो यहाँ का पानी यहाँ भी आ जाएगा और दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और क्या तरीका है, लेकिन अगर कोई बाहर से जाए अब वो कहे इसे सॉल्व कैसे करना है, क्यों ना हम यहाँ के पानी को ऐसे करके यहाँ ले आएँ। अब देखो उसने कितना लंबा रूट बताया, बट यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पता है कि सिंपल रूट ये है। तो इस वजह से अगर वहाँ के लोग रहने वाले ही उस सॉल्यूशन को निकालें या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूट करें तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूशन निकल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शासन का विकेंद्रीकरण। इसमें केंद्रीय सरकार पर भार कम हो जाता है और राज्य और स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति मिलती है, जिससे प्रशासनिक कार्य में तेज़ी होती है। यानी अगर सारी चीज़ें केंद्र ही संभालेगी तो उसमें विलंब भी होगा और ये होगा कि केंद्र के पास बहुत ज़्यादा भार होगा, लेकिन इसकी वजह से जो केंद्र का भार होता है वो भी कम हो जाता है और कार्य जो होते हैं वो तेज़ गति से भी हो पाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे विकेंद्रीकरण की चुनौतियाँ, कि विकेंद्रीकरण की क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। तो पहले आप लिख सकते हैं संविधान का पालन। स्थानीय निकायों को अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब उनके पास शक्ति आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी चलाएं, वो जो चाहें वो कर ले, नहीं, उन्हें भी संविधान का पालन करना है और जो संविधान में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग अपना शासन चलाना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशासनिक दक्षता। स्थानीय निकायों को अपने कार्यों में दक्षता बनाए रखनी चाहिए ताकि विकास कार्य सही ढंग से हो सके। यानी जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके जो कार्य होते हैं उन्हें अपने कार्यों में दक्षता बनाई रहनी चाहिए ताकि जो कार्य हैं वो सही ढंग से हो सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय संसाधन। स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए ताकि वह अपने कार्य को सही ढंग से पूरा कर सके। यानी ऐसा ना हो कि जो स्थानीय लोग हैं उनके पास पैसे ही नहीं है, उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो अपनी प्रॉब्लम का कैसे सल्यूशन निकालेंगे, इसलिए उनके पास वित्तीय सहायता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण है शासन को सही ढंग से चलाने के लिए, विकेंद्रीकरण। ठीक है, जो संघ, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच शक्ति को जिम्मेदारी का संतुलन बनाता है, यह शासन को अधिक समावेशी, प्रभावी और पारदर्शी बनाता है। यानी ये जो है ये शासन को संघ में, राज्य में और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनमें सही ढंग से बंटवारा करने और सभी की जिम्मेदारियों को बांटने का काम करता है और एक पारदर्शिता बनाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से जो हमारी सरकार होती है उसके साथ पारदर्शिता का जो संबंध है वो स्थापित हो पाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। अब हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से हमारे भारत में कार्य करती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्थापित की गई है। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करना और जनता को प्रशासन में सहभागिता बनाना है। यानी देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो मेनली जो शक्ति होती है उसका बंटवारा करने के लिए बनाई गई थी ताकि जो सभी लोग हैं वो सही तरीके से अपना विकास कर सकें। और ये जो बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था ये 73 संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई थी और बनाई गई थी 1992 में। ठीक है, इसको पंचायती राज व्यवस्था को तब बनाया गया था ताकि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा बन सके और जो अपना प्रशासन होता है उसको सही तरीके से चला सकें और उसमें भागीदारी बना सकें अपनी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। यानी जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था होती है उसकी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर और जिला परिषद शामिल है। जैसे कि अभी हमने देखा था ये तीनों ही समिति हमने थोड़ी थोड़ी देख ली थी, अब इसको हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारी सबसे नीचे वाली इकाई होती है वो होती है हमारी ग्राम पंचायत। चलिए ग्राम पंचायत को देख लेते हैं। ये सबसे निचली स्तर की इकाई है जो एक गाँव या समूह गाँवों के लिए जिम्मेदार होती है। ग्राम पंचायत का नेतृत्व सरपंच करता है जिसमें ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य स्थानीय विकास योजनाओं का निर्माण करना और कार्यान्वयन करना होता है। यानी देखिए ये जो होती है ये कुछ गाँवों की हो सकती है और एक गांव की भी हो सकती है। यानी अगर गांव छोटा है तो 2-3 गांव मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, अगर गांव बड़ा है तो एक गांव में एक ही ग्राम पंचायत हो सकती है। और जो ग्राम पंचायत का नेता होता है उसको सरपंच कहा जाता है और जो सरपंच होता है वो उस ग्राम के या आसपास के जो ग्राम हैं उसमें जो समस्याएँ हैं उनको सॉल्व करता है, वहाँ पर योजनाएँ बनाता है ताकि उन लोगों का विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंचायत समिति जिसे ब्लॉक स्तर कहा जाता है। यह मध्य स्तर की इकाई होती है जो एक ब्लॉक या तहसील के तहत आने वाले ग्राम पंचायतों का समूह होता है। पंचायत समिति का नेतृत्व प्रधान या प्रमुख करता है जिसे पंचायत समिति के सदस्य द्वारा चुना जाता है। पंचायत समिति का मुख्य कार्य ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाओं का समन्वय और निगरानी करना होता है। यानी देखिए जो हमारी ब्लॉक स्तर की होती है उसका कार्य होता है कि जो ब्लॉक स्तर की चीज़ें हैं उनका विकास करें और उनको आगे बढ़ाएं और नई नई नीतियां बनाएं ताकि वहाँ का विकास हो सके। यानी जो ब्लॉक वाले स्तर का नेता होता है उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे जिला परिषद। चलिए देख लेते हैं जिला परिषद को। यह सबसे ऊंची स्तर की इकाई होती है जो एक जिले के तहत आने वाले सभी पंचायत समितियों का समूह होती है जिसका जिला परिषद का नेतृत्व अध्यक्ष करता है, जिससे जिला परिषद के सदस्यों
द्वारा चुना जाता है, जिसका परिषद का मुख्य कार्य जिले की सामग्री विकास योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करना होता है। यानी देखिए जो जिला परिषद होता है, जो आसपास के जितने भी पंचायती समूह होते हैं उनका हेड होता है और उनकी समस्या को सुनता है। और जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है या ये कहें जो नेता होता है, उसको अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। और ये सभी ज़िलों की सहायता से या फिर उनकी मर्जी से ही बनाया जाता है। और ये सभी जो ज़िले होते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनका जो कार्य होता है उसे करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे स्थानीय प्राधिकरण। चलिए स्थानीय प्राधिकरण को देख लेते हैं। स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास कार्यों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्थानीय प्राधिकरण में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है, जिसका मुख्य कार्य शहरी और मध्य शहर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और विकास करना है। यानी ये जो है ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि हमारे स्थानीय और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको सुचारू रूप से कराने में मदद करता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी नगर पंचायत और नगर पालिका में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम देखेंगे सरकार के अंग, कि सरकार के कितने अंग होते हैं, किस तरह से हम सरकार को देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक पूरे चार्ट के द्वारा आपको दिखाया गया है, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे कि हमारी सरकार होती है, यानी भारत का प्रशासन जो होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा न्यायपालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है हमारा विधायी पालिका। जो न्यायपालिका होती है उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश शामिल होते हैं, और इसके अंतर्गत ही हमारे राज्य के उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय आते हैं। यानी जो न्यायपालिका होती है वो न्याय से रिलेटेड सारी चीज़ें करने का कार्य करती है। और जो हमारी कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति आता है, राज्य के राज्यपाल आते हैं और सरकारी विभाग आते हैं। यानी जो कार्यपालिका होती है उसमें सभी ऐसे लोग आते हैं जो कार्य करते हैं। देखो ये राष्ट्रपति भी कार्य करता है और राज्य के राज्यपाल भी कार्य करते हैं, और सरकारी जो विभाग वाले लोग होते हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वो सभी हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी विधानसभा। विधानसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार आती है। फिर उसके बाद में राज्य के प्रमुख मंत्री आ जाते हैं और राज्य मंत्री आ जाते हैं। यानी जो विधानसभा होती है उसके अंतर्गत सारे हम मंत्रियों को देख सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार आती है, फिर उसके बाद में जो राज्य के प्रमुख मंत्री वगैरह होते हैं वो आते हैं और राज्य के मंत्री आ जाते हैं। ये सारी ही चीज़ें हमारे भारत के प्रशासन के अंतर्गत देख सकते हैं, और हमारा जो भारत का प्रशासन है उसको इसी तरीके से विभाजित किया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चार्ट पेपर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे भारत में सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसे कि मैंने अभी बताया हमारा जो भारत है उसमें प्रमुख 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। पंचायती राज व्यवस्था में भी इन अंगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें भी इन तीनों ही अंगों की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। चलिए फिर हम 1 बाय 1 इन सभी को जानने का प्रयास करते हैं, अच्छे से जानते हैं। पहले हम देखेंगे कार्यपालिका। पंचायती राज व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्य स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद के अधिकार शामिल होते हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करते हैं। यानी जो हमारी कार्यपालिका होती है उसका जो पंचायती राज व्यवस्था में रोल होता है वो ये होता है कि जो भी प्रशासनिक चीज़ें हो रही हैं और जो भी हमारी कार्यान्वयन से रिलेटेड है उन सभी पर निगरानी रखना, और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत जो है उसके अधिकारों की जो शक्ति है उसको रखना, और जो विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाएं होती हैं, नीतियाँ होती हैं उनको लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधायिका किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में रोल निभाती है। चलिए देखते हैं। विधायिका का कार्य पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक कानून और नियम बनाना है। यानी विधायिका का कार्य होता है पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लिए कानून बनाना और नियम बनाना और उन्हें लागू करवाना। राज्य विधानसभा पंचायती राज व्यवस्था के संगठन, कार्यप्रणाली और शासन शक्तियों के संबंध में कानून बनाती है। इसके तहत पंचायत चुनाव, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे के निकायों को निर्धारित करती है। यानी देखिए जो विधायिका होती है वो पंचायती राज व्यवस्था के जो संगठन होता है, कार्यप्रणाली होती है और शक्ति के जो संबंध होते हैं उनके लिए कानून बनाती है, और जो पंचायती चुनाव होते हैं, वित्तीय प्रबंधन होते हैं और जो प्रशासनिक ढांचा होता है उससे रिलेटेड भी कानून बनाती है विधायिका पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे।
आगे अब हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका को देख लेते हैं। न्यायपालिका का कार्य पंचायती राज व्यवस्था में कानून और न्याय की रक्षा करना है। यह पंचायत के निर्णयों की समीक्षा करती है और किसी भी प्रकार के विवाद या उल्लंघन के मामले में न्याय प्रदान करती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पंचायतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। यानी देखिए ये जो है ये हमारे जो न्याय करने की चीज़ें करता है न्यायपालिका, जो कि हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो कानून और नियम बनाए जाते हैं उनकी देखरेख करता है। और अगर कोई भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ कोई भी मुकदमा आता है तो उसको सुनने का भी काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है। अब हम देखेंगे विधायिका। विधायिका किस तरह से इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। विधायिका पंचायती राज व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण कानून और नियम बनाती है। यानी जो विधायिका होती है वो महत्वपूर्ण कानून और नियम बनाने का कार्य करती है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जो पंचायतों को संगठन, संचालन और शक्तियों को निर्धारित करती है। राज्य विधानसभा पंचायत राज्य अधिनियम को पारित करती है, जिसके तहत पंचायत चुनाव, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे के नियम निर्धारित होते हैं। यानी जो हमारी विधायिका होती है वो राज्य विधानसभा पंचायती राज्य अधिनियम को पारित करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पंचायत का जो चुनाव होता है, वित्तीय प्रबंधन होता है और जो प्रशासनिक ढांचे होते हैं उसको सुनिश्चित करने का कार्य करती है। विधायिका का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना है, जिससे वह स्थानीय विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके। यानी इसका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि जो पंचायत होती हैं उनको अधिक से अधिक जो स्वतंत्रता है और जो अधिकार हैं वो प्राप्त करवाए जा सकें, ताकि वो अपने निचले लेवल पर विकास कर सकें, कार्य सही ढंग से, प्रभावी ढंग से, सुचारू रूप से कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे न्यायिक सक्रियता। चलिए इसको देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता सुनिश्चित होती है। यानी ये जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता को सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका पंचायतों के निर्णयों की समीक्षा करती है और किसी भी प्रकार के विवाद या उल्लंघन के मामले में न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका सक्रियता के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पंचायतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। यानी जो हमारी न्याय सक्रियता होती है, इसी के तहत जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होती है वो पंचायतों के खिलाफ जो कोई भी अपील होती है उसको सुन सकती है और आवश्यकता अनुसार निर्देश जारी कर सकती है, और जो भी सिचुएशन होती है उसके अनुसार निर्देश जारी भी कर सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लिख सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, स्थानीय प्राधिकरण, सरकार के अंग, विधायिका का न्यायिक सक्रियता पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है, जो स्थानीय प्रशासन और विकास कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होते हैं। इस प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो जाती और विकास कार्य में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होती है। यानी देखिए ये जो अभी हमने सारा पढ़ा उसी का ये निष्कर्ष है, और उसके निष्कर्ष में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये ग्राम स्तर पर जो लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, जो लोगों की भागीदारियां होती हैं, उनको बढ़ाने में, उनको सुनिश्चित करने में कार्य करती है। और जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय होता है, उसमें जो सरकार की भूमिका होती है, सरकार के अंग होते हैं, वो किस तरह से भूमिका निभाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, आप उन सभी नोट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी स्टडी को ईजी वे में अच्छे से कर सकते हैं। ये सारे ही फीचर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है, तो एक बार ट्राई करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।